प्रिय साथियों नमस्कार। मैं राजीव पांडे हिंदी वर्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, उनका वर्गीकरण कौन कौन सी हैं, उनकी प्रमुख विशेषताएं तथा उदाहरण। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण किया था, जिसमें जाना था कि इसके तीन भागों में इनको बांटा गया था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं और आधुनिक आर्य भाषाएं। इतिहास हमने देखा था, आज उसके आगे। तो आज पहला भाग है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक है। तो आज का जो विषय है वह प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। अब देखिए, यह भारतीय आर्य भाषा का प्रारंभिक रूप है। इसका वर्गीकरण भी दो भागों में किया जाता है। पहला है वैदिकी, या इसे कहा जाता है छांदस। इसका और एक नाम है, या आसान शब्दों में कह सकते हैं वैदिक कालीन संस्कृत। वैदिक कालीन संस्कृत। और दूसरा भाग है लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत को ही क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। क्लासिकल संस्कृत। अगर इसकी कालावधि को देखें तो यह ईसा पूर्व 1500 से 900 ईसा पूर्व तक है, और इसका काल 900 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक निर्धारित किया गया है। देखिए, प्रारंभ में जब भारत में आर्य आते हैं, और इस पर विवाद है कि भारतीय आर्य बाहर से आए थे या भारत में इनका मूल निवास स्थान था, लेकिन इस चैप्टर के लिए यह मान के चला जा रहा है कि आर्य बाहर से आए थे। जब आर्य बाहर से आए तो वे अपनी कोई भाषा लेकर के भी आए। यहाँ के लोगों से, यहाँ की संस्कृतियों से उनकी टकराहट जरूर हुई, आदान प्रदान हुआ, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में यह लेन देन बहुत कम रहा होगा। इसलिए जो प्रारंभिक भाषा है उनकी, सबसे पहले जिसे वैदिकी कहा गया, वैदिक कालीन संस्कृत है जो, ये इस भाषा से लौकिक संस्कृति, मतलब लगभग 600 साल बाद जब ये भाषा विकसित हुई, इसमें काफ़ी अंतर था। व्याकरणिक, ध्वनिगत और शब्द संपदा के स्तर पर, तीनों स्तरों पर काफ़ी अंतर था। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि वैदिकी संस्कृति क्या है और इसमें कौन सी रचनाएं हुई, लौकिक संस्कृत क्या है, इसमें कौन सी रचनाएं हुई, फिर इनके कुछ विशेषताएं और अंतर भी देखेंगे। तो सबसे पहले इनका कालावधि हम लोगों ने जान लिया कि 1500 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व इनका काल निर्धारण है। अगर इस काल की प्रमुख रचनाएं देखें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैदिकी अर्थात चारों वेदों की रचनाएं। ये चारों वेदों या चारों वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेद ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों को ठीक से समझने के लिए ब्राह्मण की रचना हुई, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। इनके अलावा आरण्यक और कुछ प्राचीन उपनिषद भी इसी भाषा में लिखे गए हैं। हमें पता है कि पुराण और कुछ उपनिषद बाद के भी हैं। अगर क्लासिक संस्कृत की बात करें तो इसकी प्रमुख रचना, सबसे महत्वपूर्ण, रामायण, महाभारत, और इस समय तो बहुत सारे ग्रंथ रचे गए हैं, जिसमें पाणिनिकृत अष्टाध्यायी लोक विख्यात है, जिसका आश्रय पा करके वैदिक संस्कृति, क्लासिक संस्कृति हुई, क्योंकि व्याकरण सम्मत हुई। तो ये समझने के लिए हमने यहाँ पर दो दो उदाहरण दे दिए हैं। अब थोड़ा सा इसके विकास को अगर देखें तो
वैदिक कालीन संस्कृति प्रारंभिक अवस्था में थी, अभी पूर्णतः ग्रामीण थी। ये ग्रामीण होने के कारण अभी ना तो समाज संस्कारित था और ना ही भाषा, लेकिन समय के साथ कृषि प्रधान व्यवस्था, जब कृषि अधिशेष पाया, कृषि का विकास हुआ और कृषि अधिशेष हुआ तो अधिशेष से व्यापार वाणिज्य बढ़ा, व्यापार वाणिज्य बढ़ने से ये जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी यह नगरीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तित होने लगी। तो वैदिक कालीन संस्कृति जो है यह पूर्णतः ग्रामीण थी और अब धीरे धीरे इस काल में आकर के पूर्णतः नगरीय तो नहीं लेकिन नगरीय व्यवस्था में बदलाव शुरू हो गया था। जब समाज में बदलाव होता है उसी के साथ साथ उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी भाषा में भी बदलाव शुरू हो जाता है। नगरीय सभ्यता होने के कारण समय के साथ हम एक कहावत भी प्रचलित है कि कोस कोस पे बदले बानी और कितने पे बदले पानी। तो भाषा का बदलाव ना केवल स्थान पे निर्भर है बल्कि काल पे भी निर्भर है और एक लंबा समय पा करके लगभग 600 पा करके यह एक जनभाषा से बदल करके क्लासिकल भाषा में परिवर्तित होती है। तो इसकी विशेषताएं अगर निर्धारित करें तो इसकी जो विशेषता सबसे प्रमुख है वह है कि इस काल की भाषा जनभाषा और इसी भाषा में साहित्य की भी रचनाएं हुई। इस काल का साहित्य जनभाषा के निकट है। दूसरी विशेषता यह है कि अभी व्याकरण निश्चित नहीं है। व्याकरण निश्चित नहीं है, रूप स्थिर नहीं है, रूप अस्थिर हैं। रूप अस्थिर होने का मतलब है कि हमें पता है कि आज की तरह जैसे हिंदी में प्रसर्गों का विकास हो गया है, संस्कृत में विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियाँ रूपों पर आधारित होती हैं। रूप को परिभाषा ये है कि किसी वाक्य में कोई शब्द जब अपना स्थान ग्रहण कर लेता है तो वह पद कहलाता है। पद और रूप समानार्थी शब्द हैं। तो आज का जो पद है पहले संस्कृत में उसे रूप कहा जाता था। जैसे राम खाना खाता है तो राम इस वाक्य में संज्ञा पद को धारण करके संज्ञा पद कहलाया। ठीक उसी तरह से इस काल में रूप अस्थिर थे, मतलब ये था कि क्योंकि व्याकरण सम्मत नहीं था इसलिए स्थान स्थान पर एक से अधिक रूप एक ही शब्द के पाए जाते थे। यहाँ तक कि एक रूप के निश्चित भी दो रूप चलते थे, आत्मनेपद और परस्मयी पद। तो रूप अस्थिर थे। यहाँ पर आकर के हुआ क्या, अब लौकिक संस्कृत में भाषा व्याकरण निष्ठ होने लगी और 500 ईसा पूर्व तक आते आते एक व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना होती है जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है। तो अब भाषा क्या हो गई, व्याकरण सम्मत होने लगी, रूप स्थिर हो गए, रूप स्थिर हो गए और जो भाषा काफ़ी क्लिष्ट थी रूपाधिक के कारण वह सरलीकृत हुई। ये तो इसका केवल समझने के लिए, जिससे कि आप जब कोई पुस्तक का अध्ययन शुरू करें तो आपके पास जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा उत्पन्न हो सके, उसको यह बढ़ाने का पूरा उपक्रम किया गया है। नहीं तो अगर इसका ठीक से अध्ययन किया जाए तो इस भाषा का जो विशेषताएं हैं उसको भी कई शीर्षकों में हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि अभी हमने जैसे कि बताया था कि व्याकरणिक विशेषताएं, ध्वनिगत विशेषताएं और शब्द संपदा भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सामासिक पद्धति, संधि, मतलब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके आधार पर इसकी विशेषता और इसकी विशेषताओं को जाना जा सकता है। अगर संक्षेप में हम चर्चा करना भी चाहें तो एक उदाहरण के लिए लेते हैं। मान लीजिए पहले हम ध्वनिगत विशेषताओं को जानें तो क्या अंतर था। तो हमें पता है कि आज हिंदी में कुल मिलाकर के 52 ध्वनियाँ हैं, जिसमें से 11 स्वर, 33 व्यंजन, अयोगवाह 2 है,
डा ढा के अलावा डा ढ़ा भी आया। इसी कुल मिलाकर के 52 ध्वनियाँ इस समय हमारे पास हैं। लेकिन क्या वैदिक काल में जो प्रारंभिक अवस्था थी तब भी यही सब थे? नहीं, निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी ध्वनियाँ थीं जो आज नहीं है। यहाँ तक कि बहुत सारी ध्वनियाँ इस समय थी, इसमें नहीं है। इसमें बहुत सारी नई ध्वनियाँ आई और इस काल की बहुत सारी ध्वनियों को छोड़ दिया गया। अगर हम आज केवल लघु और दीर्घ जानते हैं, उस समय एक और प्लुत भी थी। तो यह एक लंबा चैप्टर हो जाएगा, लंबी वीडियो हो जाएगी अगर ध्वनिगत और व्याकरणिक विशेषताओं को अलग अलग पढ़ा जाए। लेकिन फिर भी लेक्चर के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्याकरणिक अंतर और ध्वनिगत अंतर और शब्द संपदा में भी बहुत सारे अंतर यहाँ तक दोनों में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये नई नई सभ्यता थी तो इसकी शब्द संपदा इसकी अपनी थी। अभी यहाँ के लोगों से इसका ज़्यादा संपर्क नहीं हुआ था। लेकिन व्यापार, वाणिज्य, आवागमन धीरे धीरे एक दूसरे से मिलने के कारण आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के टकराहट हुई और दोनों के शब्द संपदा में भी लेन देन शुरू हुआ। यहाँ तक आते आते बहुत सारे ऐसे शब्द मिलने लगते हैं जो इसके मूल शब्दों से भिन्न हैं, नए हैं, तथा कुछ शब्द ऐसे हैं जो इस काल में प्रचलित थे लेकिन इस काल में आकर के लुप्त हो गए, उनका स्थान नहीं था। दोस्तों, वीडियो की सीमाएं हैं और संसाधन की भी अपनी सीमा है, इसलिए इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। उम्मीद है कि समझने के लिए इतना पर्याप्त था। आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा कि इसकी मुख्य बातें क्या हैं। पूरी बात जानने के लिए आपको एक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। पुस्तक कौन सी पढ़नी है इसका चयन आप स्वयं करें, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बताऊंगा। वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अभी मैं इसे केवल अपने तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आप सुझाव देंगे तो फिर आपके तरीके से पढ़ाया जाएगा। फिर मिलते हैं और पढ़ते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।